सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। सियासत हो या अदालत, हर जगह हलचल दिखाई दे रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी हुए, अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से दूसरे सीनियर तरीन जज थे, जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। इन इस्तीफों का पैगाम क्या है, असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ें तो इलेक्शन की बात करते हैं, जहां नून लीग ने रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत दीगर जिलों के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन तवील मुशावरत के बाद होने वाले फैसले के खिलाफ लीगी रहनुमाओं ने ऐलान बगावत कर दिया है। साबिक वजीर दानियाल अजीज ने नून लीग की जानिब से टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत में नारोवाल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह फैसलाबाद में NH96 से टिकट जारी नहीं हो सका। यहां तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर के NA121 में साबिक स्पीकर एयाज सादिक और रुहेल असगर में एक ही हल्के से टिकट का मुकाबला है। इसके अलावा चौधरी जाफर इकबाल, राना एहसान अफजल, जीशान नकवी और आयशा रजब बलोच की तरफ से भी टिकट ना मिलने पर आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है। जबकि नून लीग ने IPP और काफ लीग के लिए कई हल्के खाली छोड़ दिए हैं। वाकिफान हाल का दावा है कि पंजाब में IPP को कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। काफ लीग के लिए NA64 और सालिक हुसैन के लिए PP 32 छोड़ी गई है। PP 31 गुजरात चौधरी शुजात के दूसरे बेटे शाफे हुसैन के लिए छोड़ी गई है। N165 भावलपुर काफ लीग के तारिक बशीर चीमा को दिए जाने का इम्कान है। लेकिन अहम खबर यह है कि IPP के कुछ अहम रहनुमाओं के लिए सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई। इन रहनुमाओं में फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, फरूख हबीब, मुराद रास, मायूं अख्तर के नाम शामिल हैं। इस सूरत हाल में IPP क्या सोच रही है, इसी से आगाज करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कतन भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। सियासतदान जनाब हर किस्म के पहलुओं को ज़ेरे गौर रखता है, हर किस्म की एक्सपेक्टेशन को ज़ेरे गौर रखता है, और सियासी कारकुन जो है वो हर किस्म के हालात और वाक़यात की कन्फ्रंटेशन के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। और मुझे तकरीबन 10 दिन 12 दिन पहले से इस चीज़ का इल्म हो चुका था। और बाकी जहाँ तक IPP का ताल्लुक है, IPP एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 7 महीने हमने खून पसीना एक करके और पूरी लहरों और आंधियों और तूफानों के बिल्कुल मुकाबले में खड़ा होके हमने इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया है, और इंशाल्लाह इस पार्टी को हम आगे लेके चलेंगे। और जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, 7 सीटें कौमी की, 11 सूबाई की, ये हमारी इब्तदा है। और मैं उसामा साहब आपको एक चीज़ बताऊं कि जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद पड़ी थी तो पहला इलेक्शन लड़ा था तो एक सीट भी नहीं मिली थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी सीट नहीं मिली थी, वो भी हार गए थे। दूसरा इलेक्शन 2002 में लड़ा था, एक सीट मिली थी, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की थी, बाकी सब 0। तो उसके बाद फिर तीसरा बाइकआउट किया और चौथा और 5वां इलेक्शन लड़ा। तो हमारा तो ये पहला इलेक्शन है IPP का जी। और इंशाल्लाह इसके अंदर भी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद असल उड़ान और उठान IPP की इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगी जी। और तो अल्लाह पाक करम करेगा जी। चौहान साहब, क्या अब IPP अलग से इलेक्शन लड़ेगी इन 7 और 11 सीटों के अलावा, या वहां नून लीग को सपोर्ट करेंगे? देखें, ये ऑप्शन अभी अंडर डिस्कशन है। जहां तक तो बात है जिन सीटों पे एडजस्टमेंट हुई है वो लोग तो उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी पार्टी ने ऑप्शन खुला रखा हुआ है, कोई अलहदा से भी लड़ना चाहे जनाब औकाब के इंतखाबी निशान से वो लड़ सकता है, क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट है, ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद की सूरत में आप पाबंद होते हैं, और पाबंद इस तरह होते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की तमाम सूबे सतह पे या मर्ती सतह पे अगर इत्तेहाद होता है तो आप पाबंद हो जाते हैं। दोनों पार्टियां जहाँ से जिसका कैंडिडेट खड़ा होगा दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट जो है वो 18 सीटों पे हो गई, 7 कौमी की और 11 सूबाई की। बाकी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फील्ड के अंदर हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। महमूद मौलवी साहब बड़ा क्लास का, बड़ी बेहतरीन तरीके से तकरीबन कोई 50-55 कैंडिडेट कौमी सूबाई असम्बली के वो सिंध से लाए हुए हैं, कराची, हैदराबाद और सिंध से। और बाकी भी पंजाब के अंदर ऑप्शन खुला है, कोई अगर लड़ना चाहेगा तब भी ठीक है, जो नहीं लड़ना चाहेगा तब भी ठीक है।
ठीक, ये तो कब तक फैसला हो जाएगा कि आज़ाद हैसियत में भी लोग, यानी आज़ाद से मुराद ये है कि आईपीपी तमाम हलकों से यानी पंजाब में जहाँ जहाँ उनके पास कैंडिडेट्स हैं वहाँ सब लोग खड़े होंगे, ये कब तक फाइनल हो जाएगा या मजीद कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? फाइनल है ना, देखें ये तो फाइनल है। हमारी अभी जो सीसी की जनाब ग्रुप है उसमें जो सारी कंसल्टेशन हुई सुबह से लेके अब तक और कल भी होती रही, उसके नतीजे में ये फाइनल है कि जिसने लड़ना है वो काब के इंतखाबी निशान से लड़ेगा, जिसकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, जो नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, अब मैं अपने शहर के हालात देख रहा हूँ, इन शहर के हालात के अंदर शहरों की सियासत और होती है, देहातों की सियासत और होती है। देहातों में इलेक्टेबल्स के पास वोट बैंक ज्यादा होता है, शहरों में इलेक्टेबल के पास ज्यादा से ज्यादा 5,000, 7,000, 8,000 अपना वोट होता है। उसके अलावा तो वो पार्टी की पॉलिटिक्स होती है। तो शहरों के मामला कुछ इस वजह से भी मुख्तलिफ है कि वो जो तहरीक इंसाफ की जनाब 9 मई के वाक़यात, उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 1.5-2 साल से उन्होंने बैरूनी ताकतों की एजेंसियों के शय के ऊपर जो इजारादारी बनाई है और उसकी बुनियाद पर लोगों के जहनों के ऊपर में खराबी अच्छी खासी शहरों में ज्यादा होती है, घाटों में कम होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए शहर के हमारे अफराद कुछ फैसला और करेंगे। देहातों के अंदर जो मौजूद है, जिनका अपना एक वसी नेटवर्क है, बरादरी होती है, अपना कुछ कम से कम 30% तक, 25 से 30% हर इलेक्टेबल का अपना वोट होता है जी, तो वो लड़ेंगे। अच्छा, तो अब आपके इंतखाबी निशान पे जी चौहान साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक वक्त था तहरीक इंसाफ के पास एक सीट थी, तो अब क्या आईपीपी भी एक दफा फिर जीरो से स्टार्ट आप समझ रहे हैं कि करना होगा? और जिस तरह इलेक्शन अब लड़ेंगे, अब तो यह है कि अपने बलबूते पर होगा, क्योंकि आईपीपी में ज्यादा लोग तहरीक इंसाफ से आए थे, तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो गया, जो अपना उनका वोट बैंक है अब सिर्फ उसको लेकर चलेंगे, ना नून लीग का उनको साथ मिलेगा। तो यह अब आसान तो नहीं होगा इलेक्शन उनके लिए, जिनके इसलिए सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। बात यह है कि वोट बैंक तो इक्तदार में आने के बाद, पावर में आने के बाद शुरू होता है उसामा भाई, उससे पहले किसी का कोई वोट बैंक नहीं होता। ठीक है, और हमने जीरो से नहीं लेना, ना हमने माइनस से लेना है। हम लेंगे, हमारी 6-7 कौमी की सीटें होंगी, उसकी बुनियाद पे आज़ाद, अभी तो अच्छा खासा आज़ाद का एक रोल होना है। मैं पिछले कोई 1 महीने से मुख्तलिफ शोज में ये बात कर रहा हूँ, कम से कम 40 से लेके 50 कौमी असम्बली के अंदर आज़ाद आएंगे और इससे ही ज्यादा सूबाई असम्बली के अंदर आएंगे। और उनमें से फिर एक वाजे जिसे कहते हैं ना क्वांटिटी और जनाब हिस्सा, वो आपको मरकज में भी इंशाल्लाह आईपीपी में नजर आएगा और वो सूबा पंजाब में भी नजर आएगा। अच्छा। उसकी सूरत में फिर आपकी स्पेशल सीटें जो मिनॉरिटीज की हैं और वुमेन की हैं उसका हिस्सा भी होगा। तो हम तो एक इंशाल्लाह कौमी के अंदर भी और सूबाई असेंबली के अंदर अंदाज़न चौहान साहब कितने हल्के ऐसे हैं जहां पर आपके लोग खड़े होने हैं? 7 और 11 को छोड़ दे तो सीट एडजस्टमेंट हो गई, जहां पर आप नून लीग का भी मुकाबला कर रहे होंगे और तहरीक इंसाफ का भी। देखें, शहरों के अंदर, हमारे बड़े शहरों के अंदर तो खैर कम है, और बाकी जो दही इलाका जाता है उसके सारे लड़ेंगे, सारे लड़ रहे हैं। तो इस अभी जो कुछ यानी ये 7 सीट और 11 आप कह रहे हैं कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, सियासत में कुछ भी हो सकता है, नून लीग से कोई गिला नहीं है, लेकिन नून लीग खुद बड़े मसाइल का शिकार है। बहुत से लोग आज़ाद हैसियत में कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हमीद साहब एक हैं, वो 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके और उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन में शायद वोट नहीं दिया था, तो अब उनको टिकट नहीं मिला। इसी तरह दानिल अजीज साहब का मामला है, आयशा रजब साहब का मामला है, दीगर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं टिकट मिला तो कह रहे हैं आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। आपको लगता है कि इससे मुश्किलात हो सकती हैं एक सियासी जमात को? बात यह है, हर की अपनी अपनी सोच है। मेरी 2013 के अंदर, मैं 2008 के शुरू में पहला साबिक एमपी पीटीआई में आया था, मेरा राइट था। मुझे 2013 में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक नौदौलतिया था जनाब, उसको अपनी सीट के नीचे NH56 यहाँ से इलेक्शन लड़ना था, 2.5 करोड़ रुपया नकद लिया और पूरे इलेक्शन की कैंपेन के अखराजात का जनाब वादा करके रिश्वत लेके उसको टिकट दे दिया, मुझे नहीं दिया। हालांकि बच्चे की जुबान पे था कि 2013 अगर पीटीआई का टिकट फयाज चौहान के पास होगा तो फयाज चौहान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। मैं आराम से बैठ गया और 9 MPA इलेक्शन लड़े साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नीचे, 4 सीटों पे वो लड़े थे, उसके नीचे 9 MPA थे, 8 जीत के 9 ये हार गया मेरा वाला हल्का। अब 2018 में मुझे टिकट मिला, मैं 12,000 की लीड से जीत गया। अब अगर मैं एडजस्टमेंट की सूरत पे सपोज इलेक्शन नहीं लड़ता, मेरे मुतल्लिक रावलपिंडी शहर में बच्चे की जुबान पे था कि अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, फयाज चौहान इन बुरे हालात के अंदर भी उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं है। तो जनाब, हम अब सियासी कारकुन कभी छिपटना पलटना, पलटकर छिपटना, ये चीजें लगी रहती हैं।
सियासत तो नहीं खत्म होती इंसान की सर। इसका कोई इलेक्शन का नाम चांस है कि आपकी लीडरशिप आपको कहे, आपकी लीडरशिप आपको कहे कि नहीं आप इलेक्शन ना लड़ें और यहां पर नून लीग को सपोर्ट करें? सर वो ये नहीं कहेंगे। इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, मैंने ये तय किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरे पूरे शहर के अंदर और मेरे हल्के के अंदर पिछले 4 महीने से एक फजा बन गई थी और कुछ हमारी अरेंजमेंट ऐसी हो चुकी थी दलों के साथ, बरादरियों के साथ और बहुत से लोगों के साथ। पीटीआई का जो वोट बैंक था जो मेरे साथ चलता रहा 17 साल, उनका भी था कि अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट होती है और आप इस पोजीशन में आते हैं तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा नहीं जनाब हम नहीं चलेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद अभी कल या परसों 2 दिन में फाइनल फैसला करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पाबंद किया जा सकता कि हम नून लीग की सपोर्ट करें, ये हमें पाबंद। लेकिन मेरी जाती आइडियोलॉजी ये है, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है जो 2 साल से पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक फसाद फिल अर्ज, जो मेरा अपना एक लफ्ज है जो मैं अक्सर कहता हूं, जो जिसका अंजाम जस्टिस इजाजुल एहसन की सूरत में भी आपको नजर आया, मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की सूरत में भी नजर आया। वो प्रोजेक्ट जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 10 साल के लिए मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए बनाया गया था, वो अपने एंड पे पहुंच रहा है और उस एंड तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे रवैयों की जरूरत है। मैं तो एक आइडियोलॉजिकल इस वक्त आदमी हूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उसकी तहरीक फसाद फिल अर्ज का एक मेजर रोल है। उसके लिए फयाजुल हसन चौहान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब हमें कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं रख रहा है। अब देखना 2 चीजें हैं, अब सुने। अगर तो मैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जनाब नजरिए को अडॉप्ट कर लूं कि उनको वजारत उज़्मा से उतार दिया गया एक लीगल तरीके से तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं हूं तो ना मुल्क है ना रियासत है। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बंदर के हाथ में माचिस की तरह पूरा मुल्क सत्यानाश फेर दिया। मैं अगर कहूं कि मुझे टिकट नहीं, मेरी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो मैं जनाब पार्टी के खिलाफ और सोसाइटी के खिलाफ मैं जनाब आग लगा दूं, मैं तो कम से कम ये एटीट्यूड नहीं रखूंगा। अच्छा, मैं तो P+ पाकिस्तान प्लस एटीट्यूड का मालिक हूं और ना मेरे बाप दादा के नौकर है पिंडी की अवाम। नहीं, मैं समझा नहीं सर, इलेक्शन लड़ने से, सिर्फ इलेक्शन लड़ने से ये सब किस तरह फसाद हो जाएगा, समझा नहीं। अगर फयाजुल हसन चौहान पिंडी से इलेक्शन लड़ रहा है तो उसमें फसाद कैसे आएगा? मेरी ये सोच है कि इस वक्त सबसे पहले इस तहरीक फसाद फिल अर्ज का झंडा उठाने वालों को शिकस्त फाश होनी चाहिए। सर आपके इलेक्शन लड़ने से कैसे उनको होगा? वो तो आपका वोट फिर उधर चला जाएगा। सर तो फायदा होगा ना। अच्छा, तो फायदा होगा। तो इस वजह से मैं इस स्ट्रेटजी पे पहुंचा हूं कि बाकी भी नून लीग के बहुत से दोस्त थे जो मेरे साथ चल रहे थे, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन इस इंतजार में थे कि ये चीजें होंगी, तो उनके साथ भी कुछ चीजें चौहान साहब आपका वोट बैंक तो होगा ना, ये वो किधर जाएगा? वो तो मायूस नहीं होगा कि जी चौहान साहब इतने अरसे से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, वो तो क्या नून लीग को वोट डालेगा आपके ख्याल से? फिर क्या करेगा वो, या घर बैठ जाएगा? नहीं, बात ये है कि शहरों के अंदर कोई किसी की बाप की जागीर नहीं होता। वोट बैंक मेरे को बाप दादा के नौकर नहीं है, ना मेरे नौकर है या ना मेरे हल्के की आवाम, ना कोई मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या मैं सिटिंग MNA MP मिनिस्टर नहीं होगा तो मेरी जिंदगी, मेरी सियासत, मेरी माशरत, मेरी मईशत रुक जाएगी। ये चीज़ नहीं है। हमें इस वक्त, मैं समझता हूँ कि इस वक्त फितना है जो इमरान खान है ना, मैं लफ्ज़ लेके कहता हूँ, उसका एंड होना चाहिए। और उसका एंड होना चाहिए जो लोग समझते हैं कि उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, तो उसको कोई ऐसा फायदा नहीं मिलना चाहिए अपने किसी पॉलिटिकल एटीट्यूड से। तो फिर तो IPP को और बहुत से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए सर। अगर इससे फायदा हो रहा है यानी उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं आपके इलेक्शन ना लड़ने से, तो फिर तो IPP के और बहुत से लोगों को फिर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं 10,000 15,000 20,000 वोट ले लूं, वो वोट लेने से आपका जनाब तहरीक फसाद फिल अर्ज के अलमबरदारों को फायदा हो जाता है, उनका कैंडिडेट जीत जाता है, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि जो आपका वोट है बेहतर है कि वो नून लीग को वोट डाल दे? के अंदर मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर यहूदी लॉबी की छतरी तले जो पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने वाले, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो आप अपने वोटर को ये कहेंगे, अपने सपोर्टर को कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी खड़ा है, जी, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी खड़ा है आप कहेंगे कि उसको वोट जाकर वोट डाल दो, यानी नून लीग को सपोर्ट करेंगे फिर आप?
ऑब्वियसली। ठीक, तो इस तरह तो सर ये तो फिर जो बाकी जगह हैं जहां आईपीपी के लोग खड़े होंगे, फिर उनको भी यही करना चाहिए आपके ख्याल से कि वोट डिवाइड ना हो, नून लीग को मिल जाए? सोच के पाबंद नहीं है। पार्टी ने एक पॉलिसी दी है कि जिसने लड़ना है वो लड़े, जिसने नहीं लड़ना वो ना लड़े। तमाम लीडरशिप को उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि सीट एडजस्टमेंट जिसकी नहीं हुई उनके सामने ऑप्शन बड़ा क्लियर है, वो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, औकात के निशान पे वो लड़े, जो नहीं लड़ना चाहता ना लड़े। मैं एक बीइंग पाकिस्तानी, मेरी एक सोच है कि पाकिस्तान को 2 सालों में बड़ा नुकसान पहुंचाया है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पार्टी ने, और हम सब उसमें इस्तेमाल हुए हैं। जी, अब जब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आप कैंपेन करेंगे नून लीग के लिए, जब आप समझते हैं कि उनको वोट पड़ना चाहिए, या आईपीपी के जलसों में जाएंगे? कैंपेन नहीं, कैंपेन नहीं जरूरी, कैंपेन जरूरी नहीं है। सिर्फ आप कह देंगे अपने सपोर्टर्स को कि आप नून लीग को वोट करो। ठीक, तो वो फितना जो है ना, जो 2 साल से जिसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया है, वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। ठीक, चले सर, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि अब देखिए पिछले 10 साल 15-20 साल आप जितना भी अरसा आपने तहरीक इंसाफ के साथ गुजारा, और उसके बाद आप जी कितना साल आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं, सारी चीजें मारे खा के, जेलें काट के, हर चीज भुगत के जिस नतीजे पे पहुंचे, और 7 महीने जिसकी जंग लड़ी, वो जंग में अपने किसी एटीट्यूड से उसको नल एंड वाइट नहीं करना चाहता। सर, स्टार्ट तो आपका जमात इस्लामी से था, अगर मैं गलत नहीं हूँ? जमात इस्लामी के बाद फिर तहरीक इंसाफ और अब आईपीपी, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है कि नून लीग लीड करे? आईपीपी के साथ खड़े हैं, आईपीपी के साथ खड़े होके उसकी तमाम पॉलिसी, उसने पॉलिसी दी हमारी लीडरशिप ने कि जिसने लड़ना है वो लड़े, जिसने नहीं लड़ना वो ना लड़े, दोनों ऑप्शंस खुले हैं। मेरा जाती तौर पे ये फैसला है कि इस वक्त पिंडी शहर के अंदर अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं जितने भी वोट लूंगा वो सारे के सारे कंसिक्वेंटली नुकसानदेह होगा, उस जनाब फितना इमरान खान के हक में जाएंगे, उनको फायदा पहुंचेगा उनके कैंडिडेट को। मैं कम अज कम उस फितने को चाहता हूं कि एलिमिनेट हो, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी है खत्मे नबूवत के मुनकर और यहूदी लॉबी, वो इस फितने के पीछे है, और मैं उस फितने को कोई फायदा अपने किसी सियासी रवैये और फैसले से नहीं पहुंचा सकता। सियासत तो आप समझते हैं, मुझे तो सियासत का इतना नहीं पता जा रहा है कि एक साफी होते हुए, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ते तो आप तो तहरीक इंसाफ के वोट तोड़ते। नहीं, मेरे जो वोट हैं उसमें दोनों तरफ के लोग थे। अच्छा। मैं अब यहाँ पे पिंडी में सियासत कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई विनिंग पोजीशन में, विनिंग पोजीशन कब देगा ना, नून लीग का अपना एक मुस्तहकम नेटवर्क है, वोट है। पीटीआई का अगर जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, हमारे तो हवाले से मेरा जाती जितना नेटवर्क था वो जाती वोट वो पीटीआई का नहीं था। अच्छा, वो पीटीआई का नहीं था, पीटीआई का वोट तो पीटीआई के साथ है, मेरे साथ उनमें से 20% 25% आए होंगे। अच्छा, तो मैं अगर अलहदा कि वही वोट अगर आप एक मजबूत तरीके से उस पूरे कैंप के अंदर लगाते हैं कि जो सियासी, समाजी, अदालती इस फितने का जो एंड हो रहा है, जो आज जस्टिस इजाजुल एहसन और कल ज़ाहिर नकवी की सूरत में हुआ, 8 फरवरी को सियासी तौर पे उसका एंड होना चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने के लिए, पाक फौज को तबाह करने के लिए, रियासती अदारों को तबाह करने के लिए, अदालती अदारों को तबाह करने के लिए, इजराइली मोसाद के हाथों में इस्तेमाल होकर, अच्छा, इंडियन रॉ के हाथों में इस्तेमाल होकर, गैर मुल्की ताकतों की एजेंसियों के हाथों में इस्तेमाल होकर मुसलसल 2 साल पाकिस्तान की फौज, जिसके अंदर मेरा बच्चा है, जिसके अंदर मेरा भाई है, जिसके अंदर मेरे भांजे भतीजे हैं, जिसके अंदर मेरे कजन है, जिसके अंदर हम सबके जनाब रिश्तेदार अजीज हैं, जिसने उस फौज के खिलाफ नफरत पैदा की, जिसने 2 साल पाकिस्तान की आवाम को मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे पे उसको नुकसान पहुंचाया। अभी ख्वाजा आसिफ साहब गुजारिश, मियां जब लतीफ कहते हैं कि ये सारी तबाही जो है साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इन्होंने 3 का नाम लिया, तो वो आप समझते हैं बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा आसिफ आज कह रहे हैं कि जनाब ये कमीशन के सामने, फैज़ाबाद के धरने के कमीशन के सामने वो गए हैं, वो कहते हैं सब 75 साल की सारी बुराइयां जो है वो खत्म करनी है। मियां साहब जो कहते रहे, फैज़ हमीद साहब का नाम लेते रहे या बाजवा साहब का नाम लेते रहे, आप समझते हैं वो सब ठीक है, वो हमला नहीं है? बात यह है, मुझे किसी फर्द के साथ कोई लेना देना नहीं, किसी जनरल के साथ, किसी जनाब अदारे के, मुझे अदारे से गर्ज है जिसमें मेरा बेटा है, जिसमें मेरा भाई है, जिसमें मेरी फैमिली है, जिसमें आपकी फैमिली है, जिसमें हम सब की फैमिलीज हैं। फौज को और अदारे को और आईएसआई जो हमारे माथे का झूमर है, सर उसके सरबराह पर हाजिर सर्विस सरबराह पर तनकीद जायज है? उसके हाजिर सर्विस सरबराह पर आईएसआई का सरबराह
जी जी नहीं सर, तब तो ये दोनों सरबराह थे ना, फैज हमीद साहब आईएसआई के सरबराह थे, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। जिस फितने ने यहूदी ताकतों की इशारों पे और खत्मे नबूवत के मुनकर की लॉबी के साथ मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, और गुजारिश सुने चौहान साहब, ये बात बिल्कुल आप सर कई दिनों से हर रोज चौहान साहब कम से कम 5वीं या 7वीं दफा बात हो रही है सर, मैं मियां साहब की बात कर रहा हूँ। मैं एक बात पूरी सुन लेना सर, 5वीं दफा सर आप वो बात कर रहे हैं ना, गुजारिश है वो हो गई बात। का मकसद ये है कि मैं अपने किसी सियासी फैसले से उसको फायदा नहीं दे सकता, चाहे वो 2 वोटों का हो या 20,000 वोटों का हो। मैंने उसको फितने को खत्म करने के लिए अपना पूरा रोल जो 7 महीने से अदा किया है, लेकिन कफारे की सूरत में। लेकिन आप उस नवाज शरीफ को जी, आप उस नवाज शरीफ को जरूर सपोर्ट करेंगे जो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ पर तनकीद नवाज शरीफ से मुझे गर्ज नहीं है जी, मुझे नवाज शरीफ से गर्ज नहीं है, मुझे अपने सपोर्ट करनी है, पाकिस्तान से, रियासत से, रियासती इदारों से, बीइंग अ पाकिस्तानी P+ ब्लड ग्रुप, पाकिस्तान प्लस ब्लड ग्रुप के नाते से मुझे उससे गर्ज है। मुझे किसी मियां जावेद लतीफ से, मियां नवाज शरीफ से, बिलावल जरदारी से मुझे नहीं है। इस वक्त के मौजूदा हालात और जितने सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात तो वाकयात, अगर नून लीग ने नून लीग ने भी सर दोबारा से वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया या फिर किसी इस तरह के सरबराह पर तनकीद होगी, आप छोड़ दें? लेना देना ही नहीं साहब, आपको मैं बता रहा हूं, आप फिर वो नून लीग और नवाज शरीफ छोड़े उसको। अच्छा, मैंने अपनी आइडियोलॉजी दे दी, ठीक है, मगर आप सियासत नहीं छोड़ रहे, उसका गला होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप सियासत तो नहीं ना छोड़ रहे। खत्मे नबूवत के मुनकरों की लॉबी, यहूदी लॉबी और खत्मे नबूवत के मुनकरों की लॉबी, जिसने इसको इस्तेमाल किया, जिसने इसको इस्तेमाल करके पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा की पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, उसको कामयाब नहीं होने देना। अच्छा, तो और उसके लिए फयाजुल हसन चौहान साहब इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, सियासत तो नहीं छोड़ देना? नहीं, अभी और सियासत डंके की चोट पे यहाँ पे है, आपको 2-4 महीने के अंदर चीजें और बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। सर मैं आपको मुर्तज़ा सुलंगी साहब का जो निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, वो बड़े सख्त नाराज़ हैं सियासी जमात, किस तरह की सियासी जमातें बातें कर रही हैं, किस तरह का मंशूर लेकर आ रही हैं, तो वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात होते हुए वो 90 दिन से काफ़ी ऊपर भी जा चुके हैं, वो शायद 90 दिन से ऊपर जाकर उनको समझ आ रही है। ये 300 यूनिट वाली बात IPP ने, अलीम खान साहब ने भी की थी, और वो इसको सख्त नापसंद कर रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। यार आप ना हर चीज को उल्टा ना लेके जाओ। ये आजकल बिलावल जरदारी साहब हर जनाब जलसे में कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर इन्होंने बिलावल जरदारी साहब को हिट किया। तसल्ली से मेरा जवाब सुना, मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब का नहीं बनता था कि वो इसके ऊपर कमेंट्स करें, क्योंकि वो निगरान है। निगरान हुकूमत के एक निगरान वजीर की हैसियत से उनका फर्ज बनता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर किसी किस्म के कोई कमेंट्स ना करें। ये मैं कर सकता था, आप कर सकते थे, हम दोनों का राइट है, उनको राइट नहीं था, तो उन्होंने गलत किया, और किया उन्होंने बिलावल जरदारी साहब पे है, ये भी सुन लें, हमारे भी नहीं किया। वैसे उन्होंने अपने प्रोफाइल पर शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन 300 यूनिट की बात तो अलीम खान साहब ने भी की है ना सर। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप बताओ ना, अभी ये जो आपके जनाब इनके जो सेक्रेटरी इत्तलात है, क्या नाम है वो, डेरा इस्माइल खान वाले, MNA डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, करीम कुंडी साहब जनाब, हाँ फैसल करीम कुंडी साहब, उनकी पिछले 3 घंटे से जनाब इनके खिलाफ चल रही है, जनाब स्लाइडर चल रही है जनाब इनके इस बयान के खिलाफ, और बुनियादी तौर पर बिलावल जरदारी साहब के खिलाफ किए इन्होंने। अच्छा, नहीं वो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं तो 300 यूनिट का हमारा नारा, लेकिन मैंने कहा ये बात अलीम खान साहब ने भी की थी। नारा चुरा के आजकल लाहौर में चूरन बेच रहे हैं ना जी। बिलावल जरदारी साहब आजकल पंजाब में और लाहौर में हमारा 300 यूनिट वाला IPP का और तहरीक इंसाफ का 50 लाख घर को थोड़ा सा नीचे ला के 30 लाख घर का क्या है कि आजकल वो ये वाला जनाब बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि चौहान साहब कह रहे हैं कि मैं इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन सियासत से वो दस्तबरदार नहीं हो रहे, और वो कहते हैं कि जी जितना हो सका हम जो भी तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन होंगे उनकी सपोर्ट करेंगे, नहीं नून लीग की सपोर्ट में वो कह रहे हैं जी मैं ज़रूर उसमें पेश रहूँगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस वक्त अब आगे किस तरह से नून लीग के लिए मसाइल हैं कि पार्टी वफादारी ज़्यादा ज़रूरी थी या लोगों को एडजस्ट करना। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले फयाजुल हसन चौहान साहब से बात हो रही थी, आपने देखा कि वो कुछ दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। उन्होंने कहा जी वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, और कुछ सूरत हाल ऐसी नून लीग के साथ भी है, यानी जहाँ सीट एडजस्टमेंट उन्होंने की है वहाँ भी मसाइल हैं, जहाँ नहीं की वहाँ अलग से मसाइल हैं।
लेकिन जहाँ की है सीट एडजस्टमेंट वहाँ पर उनके अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि जहाँ उन्होंने अपने लोगों को भी टिकट दिया, नून लीग के लोगों को टिकट दिया है। एक तो है कि जो मुनहरिफ हुए या जिनका सीट एडजस्टमेंट हुई, इसके अलावा लड़ाइयाँ अलग से चल रही हैं कि जी इसको क्यों टिकट दे दी, मुझे नहीं मिली। अब चाहे दानियाल अजीज़ हों, आयशा रजब साहिबा हों, ये भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, और बहुत से लोग हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि जी हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और इस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं। शेख रोहेल असगर साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनसे इस बारे में बात करते हैं। रोहेल असगर साहब, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस तो कर दी टिकट्स इसको मिलेगी, अभी भी कुछ हैं जहां अभी वाजे नहीं है, अनाउंसमेंट अभी रहती हैं चंद सीटों पर, लेकिन जो लोग अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ हैं, आयशा रजब साहिबा हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं इस बारे में कुछ खास तो अपना इजहार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि क्योंकि वो सियासत तो या दो ही रास्ते हैं उनके पास, या तो रिटायरमेंट ले लें सियासत से, अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते तो फिर उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो फिर वो इलेक्शन किसी और जमात में नहीं लड़ते तो आज़ाद। लेकिन शेख साहब, एक बड़ा मसला तो यह है कि बहुत से लोग जो इतनी शदीद तनकीद करते थे मियां नवाज शरीफ साहब पर, शरीफ खानदान पर, उनको टिकट मिल गया। गुलाम सरवर खान साहब उनमें से एक हैं। उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले कि मैं लाइव टेलीविजन पर बोलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि जी नवाज शरीफ किस इस सूरत में वापस आ सकता है। वो तो बड़ी अजीब बातें करते थे। तो उनके मुकाबले पर बहुत से ऐसे लोगों को जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको फरामोश कर दिया गया। अब सिर्फ एक नाम, वैसे तो बहुत से नाम हैं, एक नाम अगर मैं आपके सामने रख दूँ, मिस्टर चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, उनको टिकट ना मिलना, ये अफसोसनाक नहीं? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ। जी 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 जी। अब ये जो होता है ना सियासत, इसमें सियासत में जो सियासतदान होते हैं या जो सियासी पार्टियां, वो अपने दरवाजे बंद नहीं करते, वो अपने दरवाजों को खुला रखते हैं। अब जाफर इकबाल के सामने कौन सा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर दौड़ लगाया, वो देखना पड़ेगा कि उसकी वहां पे बर्थ क्या है। अगर तो वो जाफर इकबाल साहब से ज्यादा ताकतवर सियासी तौर पर बात करो, अगर वो ताकतवर है तो मेरे ख्याल में फिर इससे नंबर गेम कर रही है ना। आपने जाके हुकूमत बना के फिर पाकिस्तान की बेहतरी करनी कि नहीं करनी, कि आपने ये ठेका उठाया हुआ कि आपने उन लोगों को लाना है जो लोग शायद इतने ज्यादा मजबूत ना हो। तो मेरा अपना इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर सकता हूँ, बस इसके अलावा मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, जब तक आप मुझे ये ना बताएं कि जाफर इकबाल के सामने कौन सा बंदा है जिसको अहमियत दी गई। अगर आप उसका नाम बता दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जाफर इकबाल से ज्यादा ताकतवर है सियासी तौर पर। और शेख साहब, ये बात भी कही जा रही है तज्जियाकारों की तरफ से कि ये मियाँ साहब जो हैं, इनको तो हाथ पांव बांध दिए गए हैं, जिस तरह से इनको टिकटें अनाउंस करनी पड़ी हैं, सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। और खुद नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं, सरदार मेहताब अवैसी साहब, कि जी मियाँ साहब ने तो टिकट ही नहीं दिए, इस दफ़ा तो कहीं और से फैसले आए हैं। आप इस पर क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है? तजियाकार माज़रत के साथ मैंने आपसे गुजारिश की। जी जी। तजिया पता नहीं कहाँ से ये कर लेते हैं, कहाँ से ये सारी चीजें उखाड़ के ले आते हैं, और कहाँ से ये कहा जाता है कि जी हाथों बांध के। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन लड़ता है और वो कामयाब होके असेंबली में चला जाता है, तो वो मुस्लिम लीग नून का पाबंद है, उनके मैनिफेस्टो का पाबंद है, उनके असूल कायद का पाबंद है, और मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने का वो पाबंद है अगर वो जीत के नून लीग के प्लेटफॉर्म से वो असेंबली में जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल में तजिया बहुत जल्द भी आपने कर दिया। अगर आप इलेक्शन के बाद तजिया करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले तजिया मेरे ख्याल में शायद बड़ी अजीब बात आज सामने आई कि ज़ाहिर है हर जमात अपना इंतखाबी मंशूर होता है, उसकी एक सोच होती है, नज़रिया होता है, लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, अभी तो उनकी मुलाकातें भी बड़ी मशहूर हो रही हैं इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद किया सियासी जमातों के मंशूर पर और कहा जी ये इनका मंशूर इंतखाबी जमातों का, सियासी जमातों का मंशूर और इंतखाबी वादे घटिया गुफ्तगू है। आप क्या कहते हैं? मैं आगे अगर देखूं मियां साहब का तो मेरे ख्याल में कभी वो इंतखाबी वादे किए नहीं है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, पाकिस्तान की बेहतरी की कोशिश करूंगा, अवाम की भलाई के लिए कोशिश करूंगा, ये उनका माजी है। और मुस्तकबिल में मेरे ख्याल में शायद मैंने अभी तक तो कोई ऐसा बयान नहीं देखा जो मेरी नजर से गुजरा हो कि उन्होंने कोई वादा किया हो
कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मेरा ख्याल में वादा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा अपना जाती नहीं, मेरा अपनी जाती सोच है, वादा नहीं करना चाहिए। सांसों का क्या पता चलता है कि आप वादे लेके आप अल्लाह के पास चले जाए, फिर आप पूरा काट ठहरेंगे कि आपने तो वादा कर दिया था, तो वादा पूरा भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल में वादा मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब ने कभी ऐसा कुछ किया हो कि वादा करे और लोगों का। और शेख साहब आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, एक एक जगह को आप समझते हैं, लोगों की सोच को भी। जरदारी साहब भी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी तो ऐसे ही तो नहीं बिलावल साहब को ख़ास वजह होगी, सोच के साथ उतारा होगा और एक हल्का चुनकर उतारा होगा। आप क्या समझ रहे हैं, बिलावल साहब की जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, कोशिशें तो बड़ी हो रही हैं? नहीं, वो साउथ पंजाब में वो है कि हमारे मेरे घर बहुत अच्छे पुलिस हैं, मेहरबान है वो मेरे। उनका चूंकि एक अपना हल्का अहबाब है, उनका एक अपना हल्का है, उनकी वहाँ पे एक अपनी जाती एक पहचान है और जाती सपोर्ट है, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं है। मेरे ख्याल में तो शायद बिलावल साहब ने भी ये बड़ी बहुत सख्त गलती की है। सिर्फ सेरेमोनियल अगर आप करते हैं तो ये तो कोई और बात है। पहले आप ये देख लेते हैं कि आपका इस हफ्ते में आपका क्या फुटिंग क्या है, आपकी सपोर्ट कितनी है, आप किस हद तक ये कर सकते हैं। आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आपको बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। अब पता नहीं किसने उनको ये मशवरा दिया, मैं तो नहीं जानता। अब मुझसे मशवरा मांगते हैं तो मैं जरूर उनको कहता कि सोच समझ लीजिए, ये कोई इतना आसान काम नहीं है जिसपे आप अपने आप को दांव पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप सिंध में जीत जाएंगे, कराची से जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे, लेकिन आपने किया क्या? वहां पे क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो वहीं तक महदूद रहते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। लेकिन वो चूंकि बताना ये चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी भी है, जिंदा है, तो ये एक अलग बात है। वैसे मैं नहीं समझता अच्छा लेकिन एग्जाम किया या कदम उठाया। अच्छा, जरदारी सियासतदान है, वो ऐसे तो नहीं बिलावल को उतारेंगे यहाँ लाहौर में, सोच समझ के किया होगा ना फैसला। जिन्होंने घर दाने उन्होंने कम निशान बस जरदारी साहब के लिए है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब का इसमें बात था कि बिलावल को यहाँ लाहौर से खड़ा कर बिलावल उस बनाने का मतलब ये थोड़ी कि आपने पूरे पाकिस्तान में आपने कंट्रोल कर लिया, या पंजाब को आपने कंट्रोल कर लिया, या लाहौर को आपने कंट्रोल कर लिया। मैंने तो आपको अर्ज किया है, अगर जरदारी साहब ने ये फैसला किया तो बहुत बहुत शुक्रिया शेख मुस्लिम नून। अभी तक इनके हवाले से भी कुछ वाज़ेह चीज़ें नहीं हैं। इसी तरह अभी तक तलाल चौधरी साहब का भी है और भी कुछ हैं सीट्स, लेकिन ये मुस्लिम नून के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत ली थी उस वक्त सब इकट्ठे हो गए थे और उस वक्त हमने देखा था मुनीर अराकीन भी सामने आए थे तहरीक इंसाफ से, उनसे भी वादे हो गए थे, जिनमें सबसे बड़ा वादा हमने देखा राजा रियाज से हुआ था और अपोजिशन लीडर थे वो। और बतौर अपोजिशन लीडर ये भी पाकिस्तान में अनोखा काम हुआ, हमारी सियासत में बड़े अनोखे काम होते हैं। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, जिनका काम था कि हुकूमत पर तनकीद भी करें और उनकी इस्लाह भी करें। वो कहते रहे कि जनाब मैंने तो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। उनको तो उसी वक्त कमिटमेंट मिल गई थी, वो बरताने से भी हुए थे, लेकिन बाकी लोगों को एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। और अब ये नून लीग के लिए मसला बन चुका है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी जिनके साथ हो गई वहाँ पर मसाइल हैं, जहाँ नहीं हो सकी वहाँ भी मसाइल हैं। तो अजीबोगरीब ये सूरत हाल बनी हुई है। काफली की बात करें तो चौधरी शुजात हुसैन साहब अपने बेटों के लिए तो चलें कुछ निकाल चुके सीट्स, मगर अपने भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए उस तरह से मामलात नहीं कर सके। तो अब मुस्लिम लीग नून इस वक्त मखमसे का शिकार है कि क्या करे, क्योंकि अब लोग आज़ाद हैसियत में भी लड़ने के ऐलानात कर रहे हैं और इससे यकीनन मुस्लिम लीग नून की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। अब पता चला। आज एक बड़ी खबर सामने आई। एक चीफ जस्टिस जो बनने जा रहे थे अक्टूबर में, सीनियर मोस्ट जज थे जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। इसके बाद जाहिर है कि बड़ी हलचल मच गई। फिर कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत कही जा रही है। इलेक्शन कमीशन पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और तहरीक इंसाफ को फिर से मिल गया। लेकिन इसको वेबसाइट पे ना तो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया
और ना ही हाई कोर्ट की उस तरह से बात मानी जो वाज़ेह डायरेक्शन थी, उल्टा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और कल अब 9:30 बजे इसकी समाअत है। वक्त कम रह गया है और काजी फैसल साहब की भरपूर कोशिश है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही हों, लेकिन अगर ये केसेस आते चले गए तो एक हमें अदम इस्तेहकाम नजर आता रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। जहांगीर जदून साहब सीनियर कानूनदान हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। जदून साहब, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जाना, ये सिलसिला लग रहा है कि कहीं रुक ही नहीं रहा और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन शायद इसमें कुछ बिल्कुल एक पर्सनल उसमें वो हो गया है, बजाय इसके कि जिनको इतराज़ था अकबर एस बाबर हों या दीगर लोग वो जाते, इलेक्शन कमीशन कह रहा है बस पीछे हट जाओ सारे, मैं खुद आ रहा हूँ। जी जदून साहब जी, शायद कनेक्शन में कुछ मसला है जिसकी वजह से जहांगीर जदून साहब की आवाज़ ठीक नहीं आ रही। दोबारा हम जहांगीर जदून साहब से बात करते हैं क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों चाहे तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हों। नून लीग इस बारे में बड़ी तनकीद कर चुकी है कि जी ये किस तरह से इनको बल्ले का निशान जो है पेशावर हाई कोर्ट दे रही है, ये वहाँ पर ही क्यों गए। फिर ये तक सवाल हुए हैं कि क्या पेशावर हाई कोर्ट ये कर भी सकती है नहीं, क्योंकि वो एक सूबे की अदालत है और पूरे मुल्क में क्या उसका दायरा इख्तियार है, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे मुल्क में होने हैं। तहरीक इंसाफ अब भी पुरुमीद है, हत्ता कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो इस केस के बाद जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया तो उन्होंने कहा था जी 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान नहीं देता, वेबसाइट पर जारी नहीं करता, तो ये तौहीन अदालत होगी। और तहरीक इंसाफ जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट तौहीन अदालत के मामले में। 145 तकरीबन जमातें, उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए, लेकिन जिन जमातों को नहीं उनमें तहरीक इंसाफ सबसे आगे इसलिए नज़र आ रही है कि उन जमातों में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि किसी और जमात के हवाले से इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। सबके इलेक्शंस, बड़ी जमातों के कम अज़ कम इलेक्शंस इसी तरह से होते हैं, चाहे वो नून लीग है, JUI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये बड़ी जमातें हैं जहाँ पर सारे अनअपोज्ड ही होते हैं, किसी पर कोई एतराज़ ही नहीं किया जाता। ये तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस थे। पहले तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। 70 दिन तक ये फैसला महफूज रहा, फिर बिल्कुल इलेक्शन के करीब फैसला सुना दिया गया और 20 दिन मिले तहरीक इंसाफ को कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। अब तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि जी हमारे ऊपर हालात ही बड़े मुश्किल थे, फिर उन्होंने जाकर जनाब इलेक्शंस करवाए। तो अकबर एस बाबर साहब जो कहते हैं जी मैं बानी रहनुमाओं में से हूँ, तहरीक इंसाफ कहती है जी हमने इनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी। तो ये सिलसिला अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहांगीर जदून साहब ये फरमाइएगा, कल अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब अपील में चला गया है, कितना अरसा लग सकता है सर इस समाअत में, क्योंकि वक्त कम रह गया है, और क्या इलेक्शन कमीशन बेहतर ना होता कि जिन लोगों ने इतराज़ किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर वो जाते बजाय इलेक्शन कमीशन के। इसमें तो लग रहा है कि एक पार्टी को बिल्कुल सिंगल आउट किया हुआ है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन शुरू से ही फरीक है। इलेक्शन कमीशन के आर्डर को उन्होंने चैलेंज किया तो इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है बराबर का एक्टिव रोल अदा कर रहा है कि जी अभी फ़ौरन फिर वो उन्होंने वकील इंगेज करके, उनका राइट बनता है। अब देखें, ज़ाहिर है अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो बज़ाहिर बहुत ही एक्टिव लग रहा है मुझे। मैं इसमें ज़्यादा मज़ीद क्या कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा ये नज़र आए कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। तो अगर ये उनका तासुर ख़त्म हो गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्वेश्चन मार्क उठना हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो अदारा होता है वो स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको तमाम लोगों के साथ जो है वो जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में उसको, क्योंकि वो एक आइनी इदारा है, वो किसी के मतहत नहीं है। मतहत होता तो फिर हम कहते हैं कि इससे आर्डर मान रहे हैं, तो अगर वो आइनी इदारा अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो फिर इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। बहरहाल एनीवे उनका राइट बनता है, अगर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सुन के फैसला कर देगी मेरिट पे जो भी होता है। अच्छा सर, इसके बाद जो भी फैसला आता है आगे का फिर क्या होगा, इस पर रिव्यू आएगा दूसरी तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आता है तो तहरीक इंसाफ के पास क्या इसमें रेमेडी होगी? ये देखें ना, ये तो अभी आ रहे हैं CPLA में आएंगे, क्योंकि ये जो 184(3) की तो कार्रवाई नहीं है तो इसमें रिव्यू हो सकता है, लेकिन उस रिव्यू का बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि वो तो कोई बहुत बड़ा जो है एरर हो उस जजमेंट के अंदर या आर्डर के अंदर तभी रिव्यू हो सकता है, मतलब वो फिर रिव्यू भी वो सेम बेंच ही करता है। तो आर्डर जो भी फैसला होना है वो कल जो बेंच बन गया है, शायद कल वो नोटिस करे PTI को, शायद PTI वाले खुद ना जाएँ तो वो कल फ्राइडे है मेरे ख्याल में, तो मंडे को नोटिस कर दे। बहरहाल ये तो मैंने कल भी 1-2 चैनलों में कहा था कि फाइनल डिसीजन जो बैठ गया है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो सारा
जी चीज़ें इलेक्शन मैटर वो सुप्रीम कोर्ट में ही लैंड कर रहे हैं और वहीं से जो फैसला आता है वही कतई होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा ये आपके लिए भी अचानक था, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले उन्होंने इतराज़ किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस तरह कार्रवाई चल रही है, उस पर उनके बड़े वाज़ेह यानी उनकी सोच थी, उनका मौक़िफ़ था। जिस तरह जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का इस्तीफ़ा आया, उसके बाद अब ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, और शायद ऐसा कम हुआ होगा हमारी तारीख़ में कि जो शख्स आगे अक्टूबर में यानी चंद माह बाद ही जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे वो इस्तीफ़ा देकर चले जाएँ। ये देखें जो बिल्कुल पर्सनल वजूहात तो उनको पता होंगी कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया है, क्योंकि वो अब मीडिया को या किसी दूसरे बंदे को इतना जल्दी पता नहीं चल सकती, और इतना जल्दी कोई चीफ जस्टिस बनने वाला हो तो इस्तीफ़ा भी नहीं देता हो, क्योंकि उसको आगे नज़र आ रहा होता है कि मैंने अभी तकरीबन 9 महीने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जो है सबसे बड़ा ओहदा है जुडिशरी के अंदर, तो उसमें बनना है। तो अब एक तो ये है कि हो सकता है कि प्रेशर मुख्तलिफ, इसमें एकदम मेरे ख्याल में किसी को ख्याल नहीं था कि ये अचानक जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन जो प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि अभी तो काजी साहब मौजूद थे, तो उसके होते हुए तो अभी ये 8-9 महीने में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं क्या क्या हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो मिनटों का पता नहीं चलता। तो अभी टाइम तो बहुत था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस इस्तीफ़े के वजूहात का तो पता नहीं अब कब पता चलेगा, जल्दी पता चल जाएगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात यह है कि उन पे प्रेशर ज़रूर था डिफरेंट एंगल से, जब से वो उस बेंच का हिस्सा बने। बाकी चारों बंदे जो है वो रिटायर हो गए हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी उस तरह की सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है जिस तरह के एक जज को अपराइट जज की होनी चाहिए। देखिए जजेस जो भी हों, जितना भी प्रेशर हो, लेकिन उन फैसला मेरिट पे करना चाहिए। वो किसी की पिक एंड चूज करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी उनका पूरी दुनिया देख रही है। आजकल सोशल मीडिया है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक ऑब्जर्वेशन पे कितने लोग तबसरे करते हैं। तो जज जब तक अपराइट ना होगा ना, उसका सर्वाइव करना जो है जुडिशरी के अंदर मुश्किल नजर आता है। साहब ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखे। माजी में ऐसा नहीं हुआ, इस्तीफे के बाद कई जजेस ऐसे हुए, इस्तीफा दिया और उसके बाद मामला खत्म। देखिए उनका जो पब्लिक के अंदर है ना, उनकी सपोर्ट नहीं है। एक लीगल जो हमारी फ्रेटर्निटी है उनके अंदर बिल्कुल उसकी सपोर्ट नहीं है। पहले वो वकीलों के साथ भी उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब से उनके खिलाफ चीज़ें शुरू हुई हैं, फिर उन्होंने अपना को कंडक्ट थोड़ा सा ठीक किया है। पहले तो वो वकला को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा ही नहीं होने देते थे कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपको ये नहीं पता। मतलब बहुत ज़्यादा जो नहीं करना चाहिए था वो करते थे। तो अगर आप जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर आपकी सपोर्ट हो, अगर आप अपराइट हो, तो फिर इतना जज जो है ये सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेहकाक है कि अगर कोई शख्स इस्तीफा देकर चला जाता है तो ये कह करके जी अब तो उसने इस्तीफा दे दिया तो मामला ही खत्म, या वो चला सकते हैं। नहीं, दोनों सूरतें हैं। लेकिन माजी में हुआ कि इस्तीफा दे दो तो वो कहते हैं अच्छा अब तो इस्तीफा देकर चले गए, अब क्या करना है। अभी ये पहली दफा होगा कि एक बंदा जो है, ये पहली दफा होगा, क्योंकि अब लोग ही इस तरह कह रहे हैं। जब से उन्होंने रिजाइन दिया कि हर तरह से सोशल मीडिया पे इधर तो आ रहे जी कि अगर जज करप्शन करके इस्तीफा दे दे तो उसको, इस्तीफे का मामला नहीं है, मामला है उनकी मराहत का, पेंशन का, फैसिलिटीज का आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि जब वो इस्तीफा देते हैं तो वो उनका रिजाइन जो एज ए रिटायरमेंट कंसिडर किया जाता है। तो इस्तीफा तो प्रेसिडेंट ने कबूल कर लिया है। अब वो जो है कि एक बंदा अगर मिसकंडक्ट उस पर अप्रूव हो जाता है या वो फेस नहीं करना चाहता, इसका मतलब यही है कि उसके पास डिफेंस के लिए शायद उसका डिफेंस कमज़ोर है कि वो नहीं जुडिशल काउंसिल को, वरना तो अभी उनका इनिशियल चला था अगर उनको सुप्रीम जुडिशल डिसमिस करती फिर भी उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट चला सकती थी। जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब का जो है वो केस अब भी चल रहा है और उनकी अपील पेंडिंग है, उस पर फैसला आएगा, कब आता है पता नहीं, लेकिन आएगा। तो इस तरह अगर वो फेस करते तो अगर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकंडक्ट के अंदर अप्रूव भी कर देती, फिर भी उसकी जो है, अभी तो उन्होंने शो कॉज नोटिस चैलेंज किया हुआ था, तो वो अभी ज़्यादा नहीं ठहर सके। तो इसका मतलब यही है कि वो अपना डिफेंस जो है वो उनका कमज़ोर था, वो नहीं आखिर में सर मेरे पास चंद सेकंड रह गए। हमारा पहले ही बड़ा बुरा हाल है सर अदलिया के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है जी तीसरा हमारे करप्ट तरीन इदारा है, फिर 147 नंबर पर हम आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले ही तादाद कम है, हर जगह ही कम है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। 2 जजेस का अचानक इस्तीफ़ा, तो ये मुश्किल हो गई सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के लिए। नहीं जज मेरे ख्याल में देखें आ जाएंगे लाहौर से, जज बड़े वेटिंग में है वो, लेकिन जज अपराइट जो है, जो मेरिट पे आए उनको ही आगे लाना चाहिए। अदरवाइज खाना पूरी करने से फिर हालात आपके सामने इस तरह ही होते हैं। तो अगर इस तरह के जज आप देखें, अगर मुज़ाहिर नकवी पे मैं उनको पर्सनली बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ की जो स्पेशल कोर्ट थी उसका फैसला लाहौर में दिया, फिर उसके एवज उन्होंने बरात ली, ये तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स थे।
और इन्होंने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही काम मिलकर काम किया। चलें, अब तो वो इस्तीफा देकर चले गए। बहुत शुक्रिया आपका साहब, आईनी और कानून माहिर, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल आज ये बड़ी खबर बनी कि एक ऐसे जज, सीनियर मोस्ट जज थे काजी फैसल साहब के बाद सरदार तारिक साहब हैं, लेकिन वो तो वैसे ही रिटायर हो जाएंगे। काजी फैसल साहब के तौर चीफ जस्टिस होते टेन्योर में ही, लेकिन इन्होंने अक्टूबर में बनना था चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।